नमस्कार, प्रखर आवाज़ के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अदिति सिंह और आज मेरे साथ है महिला सशक्तिकरण की मिसाल डॉक्टर मंजू सिंह। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर मंजू सिंह से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, आप बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ लेके चलती है, जैसे आप प्रोफेसर भी हैं, यूथ एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी और वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए भी। तो सबसे पहले मैं वुमेंस एम्पावरमेंट से ही बात शुरू करूंगी। मिशन शक्ति के साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आप यूथ को या फिर गर्ल्स को मिशन शक्ति के बारे में किस तरह अवेयर करती हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मिशन शक्ति जैसे एक कार्यक्रम के लिए जो भी कार्य हो रहा है उसकी आवाज़ को समाज में पहुंचाने के लिए आप अपनी आवाज़ के साथ मेरी आवाज़ को जोड़ रहे हैं। मिशन शक्ति मेरे अपने जीवन के बहुत नज़दीक है, क्योंकि सशक्तिकरण हर एक महिला के अंदर है, किंतु शायद उसको जन्म के बाद उसको बताया जाता है कि तुम अशक्त हो। और ये मिशन शक्ति जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया, और वो भी नवरात्रि के प्रथम दिवस, तो उसी दिन से एक प्रण कर लिया मैंने कि अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, हमारी युवतियां हैं और जो अपने आप में अनूठी हैं, तो इन सभी को एक जागरूकता के कार्यक्रम से जोड़ना होगा। जैसा कि आपने पूछा कि हम करना क्या चाहते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से जुड़े जितनी भी बच्चियां हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने 3 तरह से जोड़ने की कोशिश की। पहला, उनको फिजिकल एम्पावरमेंट की बात समझा के उनका जो शारीरिक जो उनका सुदृढ़ता है, जिसको अपनी कमज़ोरी मानते हैं, क्योंकि ऐसे निर्भया कांड हुआ, फिर उसके बाद बागपत का कांड हुआ, ऐसा लगा कि शायद हम बहुत कमज़ोर हैं। तो इसलिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग हमने हर महाविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय 6-7 डिग्री टेम्परेचर दिसंबर में चल रहा था, उस दौरान मिशन शक्ति से सारी बच्चियां जुड़ी आके, और लगातार अगर हम कहते, मतलब इतनी ठंड थी, लेकिन सारी बच्चियां आके उसके बाद जब वो अपने आप से वो आगे आई इस काम को, और फिर ये फिजिकल हो गया। दूसरा, मानसिक सुदृढ़ता, उसके लिए हम लोगों ने वेबिनार्स, पोस्टर्स के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, शायद हमारे समाज में संवादहीनता है, शायद हम अपनी बेटियों को बोलने नहीं देते, और ये मिशन शक्ति के में ये बहुत ज़रूरी था कि हमारी बेटियां बोलें। मैम, बेटियां बोलने की बात आप करें, उससे पहले मैं थोड़ी बेटियों के रिस्पांस पे आना चाहूँगी। रिस्पांस कैसा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी प्रयागराज हो या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी पूर्वांचल क्षेत्र से आती हैं, तो उनका रिस्पांस कैसा है? अगर मेरा अनुभव आप पूछेंगी तो मेरा रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है, और हमारी बेटियों का रिस्पांस उससे ज़्यादा पॉजिटिव है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगी कि बच्चियों के साथ बच्चियों की मदर्स भी आती थी। वो ऐसी मदर्स जो 20 साल पहले इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के जा चुकी हैं, किंतु वो इसलिए कि हमें किसी ने मौका नहीं दिया, हमारी बेटी को किसी ने मौका दिया है, हम आना चाहते हैं मैम और जुड़ना चाहते हैं। मेरे पास कई ऐसे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा मिशन शक्ति के दौरान, अगर वो बच्चियां जो सड़क पे चलने से डरती थी, और उसके साथ हमारे अपने प्रयागराज की पुलिस प्रशासन, हमारे यहाँ के आईजी केपी सिंह जी, जो जिनका नाम मैं विशेष तौर से लेना चाहूँगी, उन्होंने हमेशा जब भी मिशन शक्ति प्रोग्राम में, चाहे हमने वेबिनार किए, चाहे हमने इंटरेक्शंस किए, चाहे हमने समाज के किसी कोने में अर्बन या रूरल जगह पे जाके काम करने की कोशिश की, सर ने हमेशा बढ़ के साथ दिया, और हमेशा ये बात कही कि अगर आप महिलाएं निकलेंगी तो हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ खड़े रहना है। मैं मिशन शक्ति से ही मैं अगला सवाल पूछूंगी। मिशन शक्ति 2 फेज के लिए लॉन्च किया गया था। फेज 1 कंप्लीट हो चुका है और अभी फेज 2 है। तो फेज 1 को कंप्लीट करके फेज 2 में जब आप आई हैं, तो ये कैसे हुआ है और उसका रिस्पॉन्स अभी तक क्या हुआ है? मैंने पहले ही कहा कि आई एम वन ऑफ द वेरी प्रिविलेज्ड पर्सन, कि ये ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने
प्रयागराज की, खास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और महाविद्यालय से जुड़े जितनी छात्राएं हैं, क्योंकि मैं एनएसएस की कोऑर्डिनेटर रही हूँ, तो मेरे पास अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड मेरे पास था, जिसके जरिए मैं जुड़ी थी, हूँ और रहूँगी। और क्योंकि एक मैंने जैसे आपसे कहा कि सबसे बड़ी जो कमजोरी है उत्तर प्रदेश की बात से कहें, क्योंकि हमारा अपना सूबा है, सबसे उत्तम प्रदेश बनाना है इसको। मैम, उत्तर प्रदेश थोड़ा कंजर्वेटिव सोसाइटी मानी जाती है, तो ऐसे कंजर्वेटिव सोसाइटी में आप खुद जा कर के काम करती हैं। हाँ। आपको मुश्किलें नहीं होती? बहुत मुश्किलें आई, मैं आपको बिल्कुल इस बात को, अच्छा हुआ आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा। बेसिकली मैं मुंबई से हूँ। अच्छा। मैं बॉर्न ब्रॉट अप, मेरा ग्रेजुएशन मुंबई से है। जिस समय मेरा विवाह हुआ, मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। और उसके बाद यहाँ पे लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी, या आज से 30 वर्ष पूर्व यहाँ पर अपना पढ़ाई पूरा करना और नौकरी में आना संभ्रांत परिवारों के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। और इस चैलेंज को मैंने हमेशा अपॉर्चुनिटी में बदला। और मैं हर बच्ची को कहती हूँ कि देयर इज नो वर्ड कॉल प्रॉब्लम, इट्स ऑलवेज चैलेंज। और हर चैलेंज का तो समाधान होता ही है, हर समस्या। जी, हर समस्या का समाधान। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उत्तर प्रदेश में जेंडर बायसनेस, जो हमारे यहाँ लैंगिक असमानता है, ये सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। इतना बड़ा मिशन शक्ति कार्यक्रम हुआ, आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरी जनता का आह्वान करूंगी कि मिशन शक्ति औरतों का कार्यक्रम नहीं है, ये लैंगिक समानता की एक शुरुआत है। पहले से भी है, लोग मानते हैं, अपने घरों में मानते हैं, सड़कों पे क्यों नहीं मानते? सड़क पे क्यों आंचल छीन लिया जाता है? क्यों दुपट्टे हटा दिए जाते हैं? क्यों सीटी बजा के लोग निकल जाते हैं? और क्यों नहीं वो लड़की पलट के हिम्मत करती है? क्यों? क्योंकि वो एसिड से जला दी जाएगी या मार दी जाएगी, या उसकी माँ उसको कहेगी चुप रहो वरना पड़ोसी क्या कहेंगे। तो ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये निश्चित तौर से इन पे जब तक हम पेरेंट्स को, बेटियों को, बेटों को एक साथ नहीं लाएंगे, तब तक हम कभी भी मिशन शक्ति को कामयाब नहीं बना सकते। मैम, मैं आपको 2014 के प्रधानमंत्री की स्पीच से थोड़ा बात उठाऊंगी। उन्होंने बोला था एक बात, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी कि जब बेटियां कहीं जाती हैं तो हम उनका हर समय का ख्याल रखते हैं और उसे सवाल पूछते हैं, कहाँ जा रही हो, कब आओगी। यही चीज़ अगर हम अपने बच्चों के साथ, यानी कि बेटों के साथ करने लगे, तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। आप कितना इसका फेवर करते हैं? मैं आपसे इस बात से सहमत आंशिक रूप से हूँ। मैं हमेशा से, क्योंकि हम लोगों ने अपने परिवारों में, क्योंकि मैं एनसीसी की कैडेट रही, सीनियर अंडर ऑफिसर रही, मैं एनसीसी की ऑफिसर रही, फिर मैं प्रोग्राम ऑफिसर रही एनएसएस की, और शायद कोई ऐसा पद नहीं होगा जिसमें मैंने नेतृत्व नहीं किया। मैंने भारत इंडिया चाइना डेलीगेशन में भी भारत के 500 लोगों का नेतृत्व किया चाइना जाकर। जी, मैंने 1967 नहीं, अभी 1990 में जाके ये, सॉरी 1984 नहीं 1 सेकेंड, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दिस डेट। 2011 में गई थी मैं। 2011 1967 में तो मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी। मैं सोची तो ये भारत चाइना डेली, एक्चुअली एवरी ईयर हमारे भारत और ये चाइना की और ऐसे 12 कंट्रीज हैं जिसे हमारा युवा खेल मंत्रालय अपने लोगों को अपने सशक्तिकरण के लिए और कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज़ के लिए यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम रखता है। और मैं तो कहूँगी आप बच्चे भी मीडिया से हैं और आप यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम से जुड़िए और आप अपना अनुभव लेकर भी आप जाइए और वहाँ से सीख कर आइए। वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी बेटा, वहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ उस कंट्री में किसी भी चीज़ को ना नहीं बोलते वो, एक्सेप्टेबिलिटी। और ये मिशन शक्ति में द फर्स्ट ए इज एक्सेप्टेबिलिटी। जब हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप हमें एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके हम लोग एक दूसरे को, वो हमने पहना क्या है, हम बोलते कैसे हैं, हमने बाल कैसे बनाए हैं, इससे हम आगे निकल आएंगे। हमारी विद्वता को देखिए, उन बच्चियों की विद्वता को देखिए, उनको 7 बजे 8 बजे रोकिए मत। सॉरी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, आप यूथ एम्पावरमेंट के लिए तो काम करती हैं, साथ ही साथ आप वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी काम करती हैं। तो और अभी आप जो बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई है। तो और मतलब लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए या फीमेल एम्पावरमेंट के लिए आप और क्या क्या करते हैं? सशक्तिकरण के लिए सबसे पहली बात तो एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग।
अगर आप किसी भी व्यक्तित्व का, जैसे कि एनएसएस का हमारा मोटो ही है कि नॉट मी बट यू, और उसमें है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद कम्युनिटी सर्विसेज, समाज सेवा के साथ में जोड़कर अगर हम अगर बेटियों को आगे ले चलते हैं या हमारे स्टूडेंट्स को आगे ले चलते हैं, आप देखिए उनके व्यक्तित्व में पहले व्यवहार में परिवर्तन होता है, और उसके बाद 2014 से तो हम स्किल इंडिया की बात करते ही हैं, लेकिन स्किल इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि वो हुनर बच्चों को बताएगा कौन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 से लागू होगी, उसमें तो हमने व्यवस्था कर रखी है, किंतु ये जो जनरेशन जिसको हम यंगिस्तान कह रहे हैं, जो 65% जनता की आवाज की गुहार लगाई जा रही है, इनका क्या होगा? जो कि आज आपकी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें से 50% महिलाएं हैं इस समय। जी मैम, एक सवाल थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगी। महिलाएं समाज के आधा जनसंख्या का होती हैं, यानी 50% होते हैं, 50% पुरुष होते हैं। एक आधा 50% दूसरे आधे 50% पे राज करता है। कितनी सहमत हैं आप? मैं आपसे काफ़ी सहमत हूँ, और अच्छा नहीं लगेगा हमारे पितृसत्तात्मक इस वर्ग को, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि अगर हम और आप अपनी बात कर लें कि आज हम लीडरशिप पद पे, और इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया, हम पूरे से भारतवर्ष से अगर हम बाहर भी अगर एक आंकड़े देखते हैं, तो अभी जो टॉप मोस्ट पोजिशंस हैं उसमें सिर्फ 7 से 8% महिलाएं हैं। मैं अभी यूनाइटेड नेशंस का एक आंकड़ा देखी हो तो 4-5 दिन पहले, उसमें जब जेंडर इक्वालिटी का जो आंकड़ा आया, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि विश्व का कोई भी देश अपने फीमेल्स को इक्वालिटी का राइट्स नहीं दे पाया है। बिल्कुल सही बात है। और आप जिम्मेदारियों की बात करिए तो आप देखिए कौन सा ऐसा कार्य है जो महिलाएं नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी आंचल बचाने की जिम्मेदारी महिलाओं की, इज्जत लेकर चलने की बात महिलाओं की, विघटनकारी कोई बात है तो वो भी महिलाओं पे आक्षेप उनके ऊपर थोप दिया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसी लकीर के फकीर उसमें अगर बने रहेंगे तो बदलाव कब आएगा? अगर परिवर्तन की बयार बहानी है तो हमें सबको मिलकर, जब हम एक साथ बैठेंगे, एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे को, मैंने कहा ना कि मैंने एक वर्ड देखा है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है, स्वीकार्यता नहीं है समाज में। ये स्वीकार्यता को लाने के लिए हमें अपने घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। इट्स टाइम टू बी चेंज। इट्स टाइम टू बी चेंज। यस मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप बहुत जिम्मेदार पद पे ऑलरेडी हैं, प्रोफेसर हैं आप, फिर एनएसएस के कोऑर्डिनेटर भी हैं, मिशन शक्ति से भी जुड़ी हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम करती हैं और फीमेल्स के लिए भी काम करती हैं। इतने सारे काम आप एक साथ कैसे कर लेती हैं? मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपना रूटीन बताऊं, एक चीज़ मैंने देखा, 24 घंटे अगर ईश्वर ने बनाए होंगे तो बहुत सोच के बनाए होंगे, और उसका रीज़न ये रहा होगा कि 24 घंटे में हमें अपना टाइम मैनेजमेंट को देखना है और अपने लक्ष्यों के साथ अपने को बांधना है। आज का जो युवा है उसके हाथ में जो टेक्नोलॉजी है अगर उसका वो सही उपयोग करेगा तो इस 24 घंटे में हम निश्चित तौर से 5 ट्रिलियन तो क्या, हम पता नहीं कितने ट्रिलियन वापस फिर वही अपने सोने की चिड़िया वाली जो हम पोजीशन थी उसमें जा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मिशन शक्ति के दौरान या हम स्किल डेवलपमेंट के द्वारा या अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लेकिन मैं इसके साथ साथ अपने देश की महिलाओं को और बच्चियों को एक चीज़ कहती हूँ, हमारा भारतवर्ष का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, वो सबसे सुंदर है। मैम, आप संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा की बात कर रही हैं, तो एक बहुत ही मार्मिक मुद्दे पे फिर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैरिटल रेप। और इसका अभी पिछले महीने आंकड़ा आया है, मैं देखी और थोड़ा डराने वाला है। 70% है। क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है कि मैरिटल रेप का ये आंकड़ा तो सिर्फ वो आंकड़ा है। मैं बीच में मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँ, कई स्त्रियों के साथ ऐसा भी होता है कि अगर वो कंप्लेन करती हैं या अपने मायके के लोगों को बोलती हैं तो उनके मायके के लोग सीधे बोलते हैं कि वो तुम्हारे हस्बैंड का अधिकार है, गो एंड कॉम्प्रोमाइज। ये इसलिए बोलती है ना बेटा कि अभी तक उनके पास स्वयं इसकी जानकारी नहीं थी। समाज में, मैंने कहा ना कि अभी तक हम बोलने से डर रहे थे। आज की तारीख में सोशल मीडिया के ज़माने में आज अगर आपको जरिया नहीं मिलता, आप अपनी एक वीडियो बना के आप उसको मैम नहीं कर पा रही हैं औरतें, तभी तो 70% है।
और इसमें एक बहुत अच्छी सीरीज भी आई है, क्रिमिनल जस्टिस 2। बहुत एलिट फैमिली जी, बिल्कुल बिल्कुल एलिट फैमिली थी, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ इन सभी बातों को नहीं बोल पा रही थी। मैं आपसे तो एक आप सोसाइटी में आपकी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैरिटल रेप के बारे में व्हेन अ लेडी सेज नो, इट इज नो, या एट एवरी हस्बैंड और एवरी पार्टनर, बिकॉज कि नाउ लिव इन भी यहाँ पे सारी चीज़ें थिंग्स आर चेंजिंग, लेकिन उसके साथ में इफ़ अ लेडी सेज नो, if she is not in that mood or she is not in that condition, तो वो समझाना तो पड़ेगा ही और समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आने वाला दिन अगर हमें एक ऐसे समाज की संरचना करनी है जहां हम समानता की बात करते हैं, जहां मिशन शक्ति अगर सिर्फ कागज़ों पे बन के रह जाएगा। आपने जितनी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने यूनाइटेड नेशंस की लीडरशिप की, उसके बाद मैरिटल रेप जैसे एक संवेदनशील चीज़ की बात की, या हम सिर्फ यहीं तक बात करके रह जाते हैं कि बच्ची का रेप हो गया और महिला का रेप हो गया, लेकिन एक औरत जो सुबह से शाम अपने घर को बनाने के लिए, एक उस घरौंदे को बनाने के लिए अपने आप को उसने न्यौछावर कर दिया है, तो क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो कपड़े क्या पहनेगी? हाँ, उन्होंने प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है गोदान में, बिन घरनी घर भूत का डेरा, लेकिन उसके बाद भी घरनी का ये हालत होता है। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके साथ साथ में अगर एक दिन अगर वो घरनी अगर नहीं रहती है, तो अपने आप घर वालों को एहसास हो जाता है कि हमने पूरे दिन में आज क्या पाया और क्या खोया और कितनी मुसीबतें होती है। देखिए, हम लोगों का आज ये जो एक सभ्य समाज की हम बात कर रहे हैं, सभ्य समाज में सबसे बड़ी बात यही होनी चाहिए कि हुनर है अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि हम घर से बाहर जाके काम करें। अगर हाँ, घर से भी हम काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर एक महिला आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी, निश्चित तौर से पूरे देश का कल्याण होगा। और सभी लोग अगर तिरंगा झंडा लेके या हमें मशाल जलाकर सड़कों पे सबको नहीं उतरना है, हमें अपना रोल करना है। हमारे अपने संवैधानिक अधिकारों की बात तो हम करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात भूल जाते हैं। तो मेरा तो आह्वान है आपके जरिए मैं सबसे कहना चाहूँगी कि कोई भी महिला हो या पुरुष हो, आप सब लोग एक बार रीडिफाइनिंग मैंने सत्य मन फाउंडेशन उसकी अभी भी शुरुआत की है, और उसमें मेरा एक रीडिफाइनिंग द जेंडर इक्वालिटी, ये मेरा प्रथम उसमें सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट प्रायोरिटी जी, फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इसमें बहुत आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें बहुत सारी फंडिंग हमें यूएस से प्राप्त होने वाली है, और इसमें हम स्कॉलरशिप्स के जरिए कुछ ऐसे जो बच्चे, भाई सबको आप आर्थिक रूप से मदद तो नहीं कर सकते हैं, किंतु उनको एम्पावर कर सकते हैं, उनको सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि उनको वो रास्ते, जी बिल्कुल, एम्पावरमेंट मतलब यही होता है। मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर मंजू सिंह। डॉक्टर मंजू सिंह जी ने हर एक मुद्दे पर बड़ी ही प्रखरता से अपनी बातों को रखा, चाहे वो मैरिटल रेप हो या फिर सामाजिक जो भी समस्याएं हों। इतना ही नहीं, आपने हर एक महिलाओं का आह्वान किया कि आओ और अपने अधिकारों को जानो, ना सिर्फ अधिकारों को जानो, कर्तव्यों को भी पहचानो। तो इसी तरीके के जनप्रतिनिधियों के व्यूज़ को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।